रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश चौहान भारत आरोग्य संगठन की तरफ से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के कार्यक्रम सभी लोगों के बीच में प्रसारित करते रहते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम भारत आरोग्य संगठन के माध्यम से लगातार प्रयास करते रहते हैं, और उसी में आज इसी श्रृंखला में हम लोग एक नया विषय लेके आए हैं जो बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिछले समय में अगर हम लोग देखें तो योगा काफी ज्यादा प्रचलित हुआ इंटरनेशनल लेवल पर। हर एक देश में योग के कार्यक्रम होते रहते हैं। योग को एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। ये तो इसके महत्व के पक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो इसका एक नुकसान ये भी रहा कि कई बार अनऑथराइज्ड पर्सन कोई भी एक योगा सेंटर स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि लोगों के बीच में अब ये काफी क्रेज है कि हम योगा करें, अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए हम लोग योगा में योगा सेंटर में जाएं। तो इसका एक अनुचित लाभ भी बहुत से लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, और योगा के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां भी फैलती हैं जो सही नहीं होती हैं। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना योग के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उन्हीं लोगों से योग के विषय में जो भी सामान्य जनता के जो एक सामान्य प्रश्न है जिनके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, उनको पूछा जाए ताकि एक सही जानकारी सभी तक पहुंचे। तो इसके लिए कार्यक्रम की मैं एक औपचारिक शुरुआत करने के लिए प्रारंभ में आमंत्रित करता हूं भारत आरोग्य संगठन के फाइनेंस हेड भी हैं जो, और उत्तर प्रदेश शासन में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी हैं, डॉक्टर वैशाली मैडम को, कि वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें और अपने गेस्ट का स्वागत करें। डॉक्टर वैशाली मैडम। थैंक यू बॉस। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं गणेश वंदना से करना चाहूंगी बॉस। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू बॉस। भारत आरोग्य संगठन की तरफ से मैं सबका अभिनंदन करना चाहूंगी। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये योग के जो मिथ फैले हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रदीप, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं छत्तीसगढ़ में, और वहाँ के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे भारतीय आरोग्य संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं वो। और दूसरे गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर स्वप्निल, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और वो नेशनल हेड हैं हमारे, नेशनल हेड है छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी एक सेकेंड, जो क्लिनिकल, सॉरी एक सेकेंड, टेक्निकल, हाँ, जी टेक्निकल जी हाँ सेल के टेक्निकल सर, हमारे हाँ जी नेशनल हेड हैं सर। जी जी नेशनल हेड है टेक्निकल से के। मैं आपका, हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से, जो भारतीय आरोग्य संगठन के पदाधिकारी, उनकी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगी। और जो भी मिथ हैं हमारे उसमें जो फैले हुए हैं योगा के को लेकर, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में बात करेंगे। और फिर आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी इसको डॉक्टर चौहान बॉस को, कि वो उसकी आगे इसको बढ़ाएं। थैंक यू डॉक्टर वैशाली। तो एक एक सामान्य भूमिका के माध्यम से हम सभी लोग ये जान चुके हैं कि योग के संदर्भ में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, और क्या सच्चाइयां हैं, उन सबको जानने के लिए हमने इस आज आज के प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो मैं एकदम बेसिक लेवल से सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि अगर हमारा मन ये हो जाए कि हाँ हमें योग करना चाहिए, एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, सभी तरह के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में भी काम आती है, और बहुत तरह की बीमारियों में बहुत अच्छी एक चिकित्सा उपचार के रूप में भी काम आती है। अगर हमें योग करना है तो हम ये कैसे सेलेक्ट करें कि जिनके अंडर गाइडेंस में हम योग करना चाह रहे हैं वो एक सही पर्सन है और उनसे हमें सही सलाहें मिलेंगी। तो कैसे पहचाने कि हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर योगा। इसके लिए मैं पहले डॉक्टर स्वप्निल सर से ये क्वेश्चन रखना चाहूंगा उनके सामने कि इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें कि अगर हम कोई चयन करें योग सेंटर का तो क्या सोचें योग सेंटर के बारे में और योगा के एक्सपर्ट के बारे में। स्वप्निल सर। जी, धन्यवाद सर। अ, नमस्कार सभी को, प्रदीप सर को, वैशाली मैम को, सर को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का हमारा, मिथ्स इन योग। तो जैसा कि सर पहला सवाल है आपका, योग किसके द्वारा सीखे या कौन इसका एक्सपर्ट है या कौन इंस्ट्रक्ट कर सकता है, हमें सिखा सकता है। तो उसमें सर सबसे बड़ी विडंबना भारत देश की अभी फिलहाल ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा रूल या लॉ आया ही नहीं है जो ये बता सके कि कौन हमें योग सिखाएगा।
कोई भी एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई अपना रील इंस्टाग्राम के माध्यम से कहीं से भी कैसे भी वेशभूषा में कैसे भी योग बताना शुरू कर देता है और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। बस ये देखते हैं कि वो थोड़ा फिट है और फ्लेक्सिबल है और वो कुछ आसन जैसा कुछ कर रहा है। आसन जैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा ही है वो आसन नहीं कर रहा है। वो आसन जैसा ही अपना मूवमेंट्स कर रहा है। तो उस चीज से कैसे बचे? तो सबसे पहले सर हमारी भारत सरकार ही काफी योग से रिलेटेड कोर्स चलाती है डिफरेंट लेवल्स पे, जिसमें हमारे यूजी, पीजी, डॉक्टरेट, इनफैक्ट पीएचडी, डॉक्टरेट लेवल तक के कोर्स हैं। साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स भी हैं। तो अगर आप एक अपना इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ये ध्यान दें कि उसने कौन सा कोर्स इसमें से कर रखा है। एक नॉर्मल सा कोर्स मैं आपको बताऊंगा, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BNYS करके एक कोर्स आता है। तो BNYS कोर्स है, डिप्लोमा इन योग है, पीएचडी MSc इन योग है, BSc इन योग है, BA इन योग है, MA इन योग है, तो PhD इन योग। अलग अलग लेवल पे अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स से लेके PhD तक योग। और बहुत ही भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं। तो आप वहां से उनका सर्टिफिकेट वगैरह या उनकी एक प्रॉपर डिग्री चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम्बली पूछ सकते हैं कि सर आपने कौन सी डिग्री ली है या कहाँ से आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। इस माध्यम से हम अपनी थोड़ी सी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसका इनफैक्ट अलग अलग एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट कराती हैं और 12-15 लाख तक फीस है एक एक कोर्स की। तो छोटी मोटी चीज नहीं है, बस ये है कि आपको सेलेक्ट सही पर्सन को सही टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कोर्सेज हैं या आपके डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि आपका पर्सन जो है वो ऑथेंटिक है या सही है कि नहीं। धन्यवाद सर। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक अगला क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा। एक जैसे एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ योगा वगैरह में जाना चाहता है, तो ऐसे में तो कई बार वो बहुत ज़्यादा उसके लिए शायद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि जो उसको इंस्ट्रक्ट करने वाला पर्सन हो हाईली क्वालिफाइड हो। लेकिन आज जो समाज की स्थिति है, लगभग हर व्यक्ति, हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को अस्थमा है, कोई लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ऐसे जब व्यक्ति अपनी लाइफ को थोड़ा सा फिट करने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए योगा को अपनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जब इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए, उसको केवल योगा के बारे में ही जानकारी ना हो बल्कि डिसीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो योगा के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने एमडी किया हुआ है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक एमडी होल्डर और एक सामान्य में किस तरह से आप एक अंतर देखते हैं? क्या प्रक्रियाओं में कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने एक फील्ड में देखा भी होगा कि क्या किस तरह की दिक्कत आ जाती है? कई बार हम लोग सुनते हैं योगा करते हुए ये प्रॉब्लम भी हो गई किसी को। तो इस पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि एक डॉक्टर और इंस्ट्रक्टर में किस तरह का डिफरेंस होता है। हाँ सर, जो एक योगा इंस्ट्रक्टर प्लेन क्या है और एक कह देंगे हम डॉक्टर प्लस योगा इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से इसको हम लेके चल सकते हैं। जैसे कि हमारा अपना कोर्स ही है, सब्जेक्ट ही है संस्कृत एंड योग। तो उसमें हमें कुछ हद तक योग के बारे में बताया जाता है। तो योगा इंस्ट्रक्टर की जहाँ तक बात करूँ तो उसके पास जो डिग्री है वो केवल प्लेन डिप्लोमा है या सर्टिफिकेशन कोर्स है या डिग्री है फॉर योग। यहीं अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं तो योगा डॉक्टर या डॉक्टर जो आपको योग ट्रेंड कर रहा है, उसने या तो आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ अपनी डिग्री ले रखी होगी या उसका कोई ना कोई मेडिकल बैकग्राउंड होगा। उसने योग का भी कुछ थेरेपी का भी कुछ डिग्री ले रखी होगी या पढ़ रखा होगा और साथ साथ उसका मेडिकल बैकग्राउंड होगा ही होगा। दूसरा, आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो आपकी डिजीज डायग्नोज करने में सक्षम नहीं है। आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो आपको खाली बता सकता है कि ये आसन आप कैसे करें या ये आसन आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपकी बॉडी को जो सूटेबल है या आपकी जो कंडीशन है, उस स्थिति में आपको कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा योग नहीं करना चाहिए, वो आपको एक डॉक्टर ही सलाह मेरे हिसाब से तो अच्छे से दे सकता है। तो अगर बात की जाए इसके लिए कि रोल जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स का, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि योग के क्षेत्र में भी बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं यूजी में सब ने योग को कुछ हद तक पढ़ रखा है।
तो सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि क्या आसन होते हैं, कैसे करना चाहिए, और साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस है डायग्नोसिस का, वो डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। तो उस क्षेत्र में काफी अच्छी तरीके से वो डाइटरी एडवाइस भी दे पाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई जो करनी है वो भी करवा पाएंगे, और योग प्रैक्टिस के बारे में तो वो सलाह दे ही पाएंगे। और साथ साथ जो इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो फोकस पॉइंट्स हैं, हमें अपने पेशेंट की एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज का हम एक देखा जाए एज अ डॉक्टर वी कैन कोरिलेट देयर कंडीशन विथ व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। आप योगा एक्सपर्ट के पास गए, आपने बोला मुझे सर्वांग आसन करना सीखना है। अब सर्वांग आसन क्या एक व्यक्ति हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो आपको एक डॉक्टर ही अच्छे से बता पाएगा। और प्लीज इस चैनल के माध्यम से हमारे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और उसके बाद एक एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर के पास जाएं। और बिल्कुल सर, मुझे इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ ये समझ में आ रही है कि जब हमको शुरू करना हो एटलीस्ट कि हमको योगा कौन सा करना है, कौन सा योगा हमारी बॉडी के लिए फिट रहेगा, सूटेबल रहेगा, ये सजेशन लेने के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। और एक बार ये फाइनलाइज हो गया कि हाँ, जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति है कि हाँ आपको अर्धमत्स्येंद्र आसन करना है, आपको भुजंग जी। आसन करना है, तो वो जी। पार्ट फिर आगे का आपका इंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल लेकिन सर। आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, कौन सा योगा जरूरी है, कौन सा वो आपको हार्म नहीं करेगा। मान लीजिए आप एक आईएसडी के पेशेंट हैं, हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं, अब आपको कोई ऐसे योग करा रहा है जिनकी वजह से, जिनके पोस्चर्स की वजह से हार्ट पर इफेक्ट आ रहे हैं, बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो फायदे की बजाय नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो इसलिए योगा शुरू करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें कि कौन से आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सर। सर, एक क्वेश्चन इसी में पूछना चाहूंगा। डॉक्टर हमने सेलेक्ट कर लिए, ये डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए क्या बेटर है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हैं, ऑपरेशन करने से पहले एक प्री ऑपरेटिव फेज होती है कि नहीं आपको कुछ जांचें करानी है, कुछ एडमिट करके कुछ दवाइयां देते हैं, उसके बाद उनको एक ऑपरेशन मेन करना होता है। क्या जो पर्टिकुलर योगा हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको शुरू करने से पहले भी कोई प्री प्रिपरेशंस हैं जिनको करने के बाद ही हम इसको शुरू करें, ऐसा कुछ है सर इसमें? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात की शुरुआत की कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके फैमिली डॉक्टर आप फिट हैं तब भी, ऐसा नहीं है कि आप एक डिजीज कंडीशन में हैं तो ही आपको एक डॉक्टर के पास जाना है। इफ यू आर फिट एंड यू आर विलिंग टू डू योग, तो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लें कि क्या मैं ये लाइफस्टाइल में अब ऐसा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ ऐसे आसन करने होंगे, ये करना होगा। तो एक आप थॉरो चेकअप जो होता है, बॉडी चेकअप, वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आसन वगैरह सेलेक्ट कर लें, आपको जो सूटेबल हो। तो सबसे पहले तो कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। उसके बाद है एक जो आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग है, उसमें भी बहुत से आप यूट्यूब पे देखने में कोई हार्म नहीं। यू कैन सी, आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्म्स है योग के। हठ योग है, राज योग है, अलग अलग फॉर्म्स है। वो सब एक बार आप देखें। फिर एक आप इंस्ट्रक्टर को ढूंढें, अच्छा इंस्ट्रक्टर जो आप रिलायबल हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उस इंस्ट्रक्टर को ढूंढें। जहां तक आती है योग करने की प्रैक्टिस के पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने बोला डॉक्टर, फिर आप एक कामिंग स्टाइल ढूंढेंगे, फिर एक इंस्ट्रक्टर ढूंढेंगे। उसके बाद आप जो घरों पे जनरली आजकल की समस्या ये है कि हर इंसान सेंटर पे नहीं जा सकता, तो बेसिकली वो घर पे ही यूट्यूब के माध्यम से या कोई अपनी मेंबरशिप लेके, ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से वो योग सीखते हैं या करते हैं। तो उसमें कहीं भी योग मत करें, एक काम प्लेस या सूटेबल पीसफुल एनवायरनमेंट में जाके आप अपना सेशन स्टार्ट करें, जहां पे आपका मिनिमाइज कर लें अपना डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो क्लोथिंग है वो बहुत ही बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा लूज क्लोथिंग होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे जो पोस्चर्स हैं या हमारी लिमिटेशंस काफी बढ़ जाती हैं इफ वी वियर टाइट क्लोथ्स, और हम फिर योग परफॉर्म करने जाएं। एक चीज जो सब लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, आपका योगा मैट जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का योगा मैट भी होना चाहिए। योगा मैट का भी बहुत इफेक्ट है। बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स पे 150, 200, 50, 100 रुपए के भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां से मत खरीदें। एक अच्छा सूटेबल मैट आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, और एक अपने लूज क्लोथ्स रहें तो बेस्ट है। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें बताना चाहूंगा कि
स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस पे ले जाएं। आप अपने टाइम को 10-15 मिनट से स्टार्ट करें। पहले दिन ही आप 1-2 घंटा, ऐसा मत सोचें कि एक ही दिन में आपको पूरा आराम मिल जाएगा या सब कुछ सीख लेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को जानिए, आपकी बॉडी कैसी है, क्या मैनेज कर सकती है। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। सबसे बड़ा जो योग और एक्सरसाइज जो जिम में लोग करते हैं, उसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो ब्रीदिंग का है, ब्रीदिंग कंट्रोल का है। व्हेन यू हैव टू इनहेल, व्हेन यू हैव टू एक्सहेल। कब आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको इनहेल करना है, कब आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको एक्सहेल करना है। तो इन सब का बेसिकली ध्यान रखना है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक दिन का काम नहीं है ये। जब आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ इन दिस। अगर वीकली 3 बार भी आप कर ले रहे हो तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। 3 से 4 बार हफ्ते में अगर आप अपना 15-20 मिनट का योग स्टार्टिंग में कर रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। और अपने बॉडी को पुश नहीं करना है, डोंट पुश योर लिमिट्स ऑन फर्स्ट डे। 15-20 मिनट नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल लूजनिंग एक्सरसाइज, धीरे 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 फिर वो आसन आप धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते तो जैसा सर अभी आपने एक टर्म लिया लूजनिंग एक्सरसाइज, तो कई बार हम देखते हैं लोग जैसे जिनको एडवाइस है कि आपको कोई आसन करना है तो डायरेक्ट वही आसन शुरू कर देते हैं फर्स्ट। हैं। क्या जी ऐसा जी शुरू करना होता है या कुछ एक वार्म अप जैसा भी इसमें भी कुछ है कि हम पहले जी कुछ जी ऐसा बिल्कुल कर लें? जी। लूजनिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है सर। किसी भी प्रक्रिया जो भी हम, अगर हम जिम भी अगर कोई जाता है तो वो सीधे वेट उठाना शुरू नहीं कर देता। उसके पहले वो कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह भी करता है, कार्डियो करता है, थोड़ा सा बॉडी को लूज करता है। बिकॉज हमारी मसल्स थोड़ी स्टिफ रहती हैं, हमें उनको थोड़ा सा लूज करना है, थोड़ा वार्म अप देना है अपनी बॉडी को, थोड़ा सा अगर देसी भाषा में बोलूँ तो बॉडी को गर्म करना है। तो उसके लिए हमें अपना प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो, इन सबको ध्यान में रखने के लिए हमें लूजनिंग एक्सरसाइज करनी होती है। सिंपल लूजनिंग एक्सरसाइज है, नेक स्ट्रेच है, नेक बेंडिंग है, शोल्डर बेंडिंग है, शोल्डर रोटेशन है, रिस्ट रोटेशन है, आपका थाइज हिप्स रोटेशन है, आपका नी रोटेशन है, एंकल रोटेशन है। नॉर्मल सिक्स आपकी लूजनिंग एक्सरसाइज में वो आप कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जिसको मैं बोलूँ तो सूक्ष्म व्यायाम है, वो आप कर सकते हैं। जी अच्छा, इसमें एक सर प्रश्न और आता है, क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट वगैरह है जिसको लेने के बाद योगा में एक तरह से एंटर करना चाहिए, या जब हम योगा सेशन में हैं योगा कर रहे हैं तो कुछ डाइट वगैरह का कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि ये डाइट वगैरह लेते हुए योगा जी करें? सर, बस बेसिकली जो योग के आहार के बारे में अगर बात करूं तो सात्विक आहार तो बोला ही गया है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉडी माइंड दोनों को आपको कनेक्ट करना है। तो सत्व, वो फिर कॉन्सेप्ट वही सतरजतम वाला आ जाएगा। सत्व आपको बढ़ाना है तो सत्व कैसे बढ़ेगा? सात्विक आहार से बढ़ेगा। तो सात्विक आहार, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग फूड हो, थोड़ा आपका डाइट में आपका घी दुग्ध ये सब ज्यादा हो, रसायन का जिसका सेवन कर सकें हम, ऐसा कुछ हो। बाकी जब आपको आसन करना है तो आपके आसन और आपके फूड के बीच में 3 से 4 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। तभी जो बेस्ट टाइम बोला गया है, अर्ली मॉर्निंग बोला गया है, जब आप अपने नित्य क्रम से मुक्त हो जाएं उसके बाद आप उस टाइम कर सकते हैं। नहीं सूटेबल है उस टाइम पे तो जैसा प्राणायाम के 4 काल बताए गए हैं, आपका सूर्योदय के समय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि, तो वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। आप मॉर्निंग कर लें या इवनिंग कर लें तो गैप हो जाता है फूड में और आपके आसन के योग के बीच में, तो वैसे करके कर सकते धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोगों ने अभी ली कि अगर योगा हमें शुरू करना है सबसे पहले हम लोग एक अच्छे अपने लिए योग प्रशिक्षक के चयन करें। एक अच्छे शुरुआत करना है तो हमेशा जहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है एक डॉक्टर की एडवाइस के साथ शुरुआत करें, क्योंकि वो हमें ये बता पाएगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। कोई भी आसन कोई भी योग सबके लिए नहीं होता है। जैसे एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कितनी भी अच्छी मिठाई हो लेकिन अगर पर्सन डायबिटिक है तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। एक शुगर के मरीज के लिए मीठा मिठाई अच्छी नहीं है। ऐसे ही बहुत से योग या बहुत से ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो सबके लिए सूटेबल नहीं है। तो एक डॉक्टर्स की सलाह के साथ शुरू करें। और योग शुरू करने से पहले कुछ एक प्री प्रिपरेशंस भी हैं जिसके बारे में सर ने बताया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमको अब योग शुरू करना है, तो मैं प्रदीप सर से थोड़ा सा इस विषय में जानकारी लेना चाहूंगा कि सर अगर हमें योग शुरू करना है तो हमारे पास 24 घंटे का जो एक टाइम है, ज़्यादातर लोगों के पास आज के जो समय चल रहा है, सुबह का या शाम का टाइम ज़्यादातर लोगों के पास फ्री निकल आता है। तो कौन सा समय हम सेलेक्ट करें जो सबसे अच्छा रहेगा योग करने के लिए? प्रदीप सर। सभी को नमस्कार।
और आज के इस कार्यक्रम में जो अच्छा विषय आप लोगों ने यहाँ चयन किया है वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो जान ले कि योग क्या है और उसके बारे में क्या क्या मिथ हमारे समाज में अभी है। तो सर का सवाल बहुत अच्छा है कि योग का शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए, आप दिन में कब आपको योग करना चाहिए। देखिए, जब भी हम ग्रंथों का आधार लेते हैं और तो वहां पर ऐसे बताया गया है कि आप दिन में किसी भी वक्त पर आप योग कर सकते हो। इवन प्राणायाम के जो उन्होंने बताया कि प्राणायाम कब करना चाहिए, तो उन्होंने सायं, मध्यम, प्रातः और अर्धरात्रि, मतलब ऐसे 4 समय बताए। ये तो प्राणायाम के समय बता रहा हूँ मैं। और अगर योग की बात करें तो अगर हम वय की बात करें, किस उम्र में हमें योग शुरू करना चाहिए, तो बाल्य, मध्य, वृद्धे, मतलब ऐसे इन्होंने इस क्रम में बताया कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हम योग कर सकते हैं। ये तो ग्रंथों की बात हो गई जिसमें लिखा हुआ है कि आप बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में आप योग कर सकते हो। और प्राणायाम की जो बात की कि आप दिन के 4 समय उन्होंने बताया, इवन मध्य रात्रि भी उन्होंने बताया कि आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात इसको देखें तो देखिए क्या होता है कि योग सिर्फ आसन को या प्राणायाम को लेकर योग नहीं होता है। योग हमारे जीवन का एक मार्ग है और इसको जीवन में जैसे सारी चीजें हैं, हमें अष्टांग योग को लेना चाहिए, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम ऐसी चीजें हैं ना कि जो हमें अपने जीवन में बाल्यावस्था से ही लेनी चाहिए। अब यम नियम में कितनी छोटी छोटी बातें बताइए, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये चीजें तो हमें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें बाल्यावस्था से शुरू कर देनी चाहिए। मध्यम जो काल होता है हमारे लाइफ का, वो जो होता है वो हम शारीर बल बढ़ाने के और चलते हैं कि हमारे शारीर बल बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। बाल्यावस्था में उसकी जरूरत नहीं होती कि बाल्यावस्था में आप देखेंगे कि सभी बच्चे जो भी है जो भी किसी प्रकार के आसन कर सकते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में जो यम नियम की जो बातें कही गई है वो हमारे मन में, हमारे अगर लाइफ में आ जाती है तो वो आगे चल के हमें यम के सारे लाभ हमें देने वाली है। और जब मध्यम अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है और हमें साथ ही साथ एंजाइटी, जो आज हमारे जीवन का एक मतलब एक अन्य अभिन्न अंग बन गया है कि आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एंजाइटी नहीं होती है, थोड़ा डिप्रेशन नहीं होता है या स्ट्रेस नहीं आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे आसपास में, क्या किसी पृथ्वी तल पर कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी स्ट्रेस नहीं आया होता आता होगा। तो इस छोटे छोटे स्ट्रेस को सहन करने के लिए, डिप्रेशन को दूर रखने के लिए, और जो मध्यम काल होता है हमारे जीवन का उन्नयन करने का काल होता है, ऐसे में हमें स्थिरता, वो भी शारीरिक और मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। ऐसे में हम योग कर सकते हैं। अब वहां पर हमें मन को शांत करने के लिए, चित्तवृत्तियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो योग वहां पे भी कर सकते हैं। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और आगे में अगर देखते हैं वृद्धावस्था, तो देखिए हम आज भी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने सियान जतन नाम के एक संकल्पना है वहां पर कि जहाँ पे जिसके तहत हम सियान जतन क्लिनिक होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए हम योग बताते हैं। अब वहाँ पे लिमिटेशंस कहाँ पर आती है, तो देखिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे लिमिटेशंस आती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि कई ऐसे विकार होते हैं जिनमें या वो मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्सिबल ना होते हैं, या फिर वो शारीरिक अवस्था वैसी हो जाती है जिससे कुछ आसन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ आसनों की बात नहीं करते हम लोग, तो हम वहां पे प्राणायाम की बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे आसन है जो सिंपल से आसन है, जिनको करने से उनमें उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हम आसन वहां से करते हैं। इवन हम कुछ आसनों में मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपको बैठने में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी के सहारे वो बैठ ले और वैसा पोस्चर उनका आ जाए, वैसे आसन हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी बढ़ाई जाए उसके बारे में हम सोचते हैं। और मतलब इसका मतलब कहने का ये अर्थ है कि हम बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक हम सारा योग जो है, अब वो यम से लेके समाधि, अब देखिए समाधि हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो ध्यान जो अवस्था है, ध्यान तक कोई भी जा सकता है। और कई हमारे पेशेंट्स आके हमें पूछते हैं कि सर मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, अब ध्यान करने से मुझे क्या लाभ होगा। तो हम उनको वही समझाते हैं कि ध्यान जो होता है वो आपको शरीर और बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है हमारे पास, तो उनका एकमात्र मुझे सॉल्यूशन लगता है ध्यान। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत सारे मिलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में अगर ध्यान भी किया जाए ना तो बहुत सारे व्याधियों में उसका असर हमें देखने मिलता है। दवाइयों के साथ साथ उसका असर हमें देखने मिलता है। सिर्फ दवाई लेने से जो हमें
इफेक्ट नहीं मिलता है वो ध्यान के साथ करने से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिलता है। अब आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स दिए हमें। जैसे कि आप जानते हो कि आप प्रेगनेंसी का प्रोटोकॉल है हमारे पास कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, इनमें किस ट्राइमेस्टर में कौन से योग करने चाहिए उसका प्रोटोकॉल है हमारे पास। इवन हम वृद्धावस्था में हमने एक प्रोटोकॉल बना के रखा है कि किस व्याधियों में क्या क्या करना चाहिए। तो उसका कोई ये नहीं, बंधन नहीं है कि आपको कब योग करना चाहिए। और प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए कि दिन की अवस्था में देखा जाए तो देखिए सुबह का जो वक्त होता है वो एकदम शांत होता है, मन हमारा शांत होता है। और ऐसी अवस्था में इस वक्त में अगर हम योग करते हैं तो हमें उसका निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन एक चीज हमें एक और सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट या लोग आते हैं वो ज्यादातर अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं, देखिए आपको सुबह वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन शाम को अगर आप आकर आधा घंटे भी थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जिसको हम योग कहते हैं, आसन, और थोड़ा प्राणायाम और ध्यान कर ले तो भी आपकी जीवन में आप सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो आप उसी समय को चूज कर सकते हैं। तो अच्छा सर, तो एक तरह से आपने जो बताया कि बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हमारे लिए योग करने की व्यवस्थाएं बताई गई हैं, और दिन के समय में भी अगर हम करते हैं तो ये सुबह का समय आप बता रहे हैं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं विद्यार्थी जीवन में ले लें, या स्पेशली जब बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारियां कर रहे होते हैं, या लोग जॉब में हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है जॉब का, ऐसी स्थिति में क्या जॉब प्लेस पे या कॉलेज प्लेस में कुछ ऐसा है कि हाँ हम चेयर पे बैठे रहें, जैसे अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं करते रहें, और ऐसे में भी कुछ 10-15 मिनट कुछ ऐसी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स हों या कोई योगा हो जो करके अपने आप को एटलीस्ट स्ट्रेस रिलीज कर सकें, और थोड़ा सा जो एक बॉडी का कंटिन्यूस बैठने की वजह से जो एक प्रेशर आ रहा है बोन्स पे और नर्व्स पे या मसल्स पे, उसको थोड़ा रिलीज कर सकें, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं क्या? जरूर जरूर, ये आपका सवाल बहुत सही है और ये हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका है। और देखिए जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता होगा है ना, तो उन्होंने एक ब्रेक नाम का एक ऐप निकाला है। और जितना भी आप वर्क करते हो उसमें कुछ ऐसे उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए हैं। और वो ऐप भी अवेलेबल है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो आपको वो ऐप मिल जाता है। तो आपको अगर करना हो तो आप किस प्रकार के आप कर सकते सर हैं, थोड़ा सा इसमें मैं क्या। इंटरप्ट करूंगा, वॉइस थोड़ा सा इंटरप्ट हो रही है आपकी। ओके, अ, अब हो रही है। हाँ अभी क्लियर है। ओके ओके। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। इवन मैं बताता हूँ, हमने 2020 का फॉर्मूला आप सबको पता भी होगा कि आप 20 मिनट्स के लिए वर्क करते हैं, थोड़ा 20 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या करिए कि वॉक, बीच में वॉक कर सकते हैं। इवन आप चेयर पे बैठे हुए कुछ आसन से उसको कर सकते हैं। मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट्स हो, आपकी नी के मूवमेंट्स हो, वो कर सकते हैं। तो ऐसे वो प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने हमें बताया है। इवन आपके ऐप पर आपको अवेलेबल होंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं पता है आपको, इवन आप मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम करते हैं या कोई मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा आपका काम होता है, तो आप उसमें भी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, त्राटक, ये जो किए जाते हैं सिंपल है, तो वैसे आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी आंखों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बेसिक चीज है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले जो डिसऑर्डर्स है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बीच में ब्रेक लीजिए और ब्रेक में आप योग करिए। और उसके प्रोटोकॉल्स हमें इजीली अवेलेबल होते हैं और उसको फॉलो करने से हम बहुत सारे डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टाइम की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं करंट जनरेशन के साथ में, कि अगर हम वर्क प्लेस पे या ऐसे समय में जो आपने टेक्निक्स बताई हैं अगर इनको यूज करते रह सकते हैं तो काम भी हम कर रहे हैं और अपनी फिटनेस को भी बनाए रख रहे हैं। एक चीज़ बड़ी आती है योगा को लेके, क्योंकि ये एक मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत बार कंप्लेंट्स आती हैं स्टूडेंट सेक्शंस की तरफ से कि कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, पढ़ाई में पढ़ना चाह रहे हैं बट फोकस नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, आधा घंटा भी पढ़ते हैं बस दिमाग में कुछ भी ख्याल आने लगते हैं। या बहुत से यंगस्टर्स में भी हैं कि यहाँ कैरियर को लेकर फोकस नहीं हो रहा है, कभी हम सोचते हैं ये करें या वो करें। ऐसे में ये माना जाता है कि थोड़ा सा क्या ऐसे योग की प्रक्रियाएं हैं जो थोड़ा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि हम कुछ एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को केंद्रित कर सकें।
ये बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आजकल कंसंट्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग बहुत स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका आपने रिसर्च पेपर भी पढ़े होंगे कि आप जितना हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जितना टाइम स्क्रीन टाइम हमारा जितना ज्यादा होता है, उतना हमारा जो कंसंट्रेशन वही कम होते जा रहा है। इवन हम नाम तक भूल जाते हैं, और भूलने की मेमोरी लॉस का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में देखने मिल रहा है अभी। तो देखिए हमारे यहाँ पास मैं जहाँ पर वर्किंग हूँ वो एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ पे लोग पीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। और हमारे ओपीडी में ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट से आते हैं मेरे पास। तो उनका एक ही सवाल होता है कि सर कुछ तो करिए, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो और मैं पढ़ाई में ध्यान लगा सकूं और मुझे एग्जाम क्लियर करनी है। तो हम उनको कहते हैं देखिए, सबसे इसका सोल्यूशन एक ही है, एक होता है योग, जो हम उनको प्रैक्टिस के लिए सुबह हमारे यहाँ बुलाते हैं। और उनमें हम उनको यही समझाते हैं कि ध्यान ध्यान को बहुत लोग ना कैजुअल लेते हैं। मतलब उनको लगता है कि ध्यान करने से क्या होगा। और कई लोग आते भी इसलिए, और उसके बाद वो हमारे पास इसलिए आते हैं कि सर ध्यान करने तो शुरू किया था हमने, लेकिन जैसे हम आंखें बंद करते तो बहुत सारे विचार और आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें ध्यान लगता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं सबको आज इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान करना वैसे सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाओ तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब ध्यान करने रियल में बैठते हैं तो हम जितना अभी सोचते नहीं, उससे ज्यादा सोचना और शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें उस आंखें बंद करते ही शुरू हो जाती है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट पसंद हो, फ्लूट हो, तबला हो, सितार हो, वीणा हो, जो भी आपको पसंद है, उसका मेडिटेशन का सॉन्ग या कोई भी मेडिटेशन सॉन्ग, या इवन गायत्री मंत्र हो, या आपके उचित जो भी इष्ट देवता हो उनके कोई मंत्र हो उनको लगा दीजिए, और यूट्यूब पे चला दीजिए। और 20 या 25 दिन आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ उनके उस मंत्र से किस तरह की आवाज आ रही है, फ्लूट से किस तरह की आवाज आ रही है, और क्या आवाज आप सुन रहे हो, बस सुनने का प्रयास करिए। पूरा फोकस उस आवाज की तरफ दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको वो माइंड कंट्रोल की जो एक्सरसाइज है वो करना आप शुरू कर देंगे। तो इवन 20-25 दिन में आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना आवाज के, आप योग के लिए मतलब इजी हो जाता है आपको, और आपको ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान एक कंसेप्ट वो होगी। और दूसरा कि ओवर थिंकिंग हमारा एक आदत होती है कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब जो चीज फ्यूचर में होने वाली है या घटने वाली है या नहीं, पता नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत सोचने सोचते हैं। वो सोचना अगर बंद कर देते हैं, और एक दूसरी चीज है कि कई ऐसे चीजें होती है जिसको हम अपने माइंड पर और बर्डन करते हैं। जैसे कि हम कई चीजों को याद रखने का बहुत प्रयास करते हैं, वो बुरी चीजों को, और उससे याद छोड़ने की जो आदत होती है, उसको अगर इग्नोर करने की जो आदत होती है, वो अगर आप करते हो, छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बर्डन है माइंड के ऊपर वो कम होते जाता है, हमारा ईगो कम हो जाता है। और हमें माइंड को मतलब सात्विकता की तरफ लाना होता है, और जिससे कि ये ध्यान बहुत अच्छा एक मार्ग होता है, और प्राणायाम जिससे कि हम ध्यान करके और बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। ध्यान के लिए सर जैसे कुछ चीजें मानी जाती हैं, आपने एक म्यूजिक का बताया, कई बार ऐसा रहता है कि तुम साइलेंट प्लेस हो, शांत जगह हो। क्या इनमें कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हमको अच्छा ध्यान अचीव करना है तो म्यूजिक या इसके थ्रू चलें तो ज़्यादा अच्छा है, या एकदम साइलेंट प्लेस सेलेक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है? क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? इसमें आपका क्या सलाह रहेगी सर? देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें ना सुबह में आपके यहाँ हम आ नहीं सकते हैं। और तो हम पूछते हैं क्यों नहीं आ सकते आप सुबह हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं सर हमारी क्लासेस है, वहाँ हम जाते हैं। तो हम कौन सी क्लासेस है, तो जुम्बा योग में जाते हैं, हम जुम्बा जुम्बा करने जाते हैं। तो वहाँ पे योग भी होता है और जुम्बा भी होता है। तो देखिए अब सर ने अच्छा सवाल पूछा है कि स्थान कैसा होना चाहिए। तो स्थान के बारे में एकदम क्लियर कट है, हमारे ग्रंथों में भी है। अरण्य देशे से शुरुआत की है वो श्लोक जो आया है। अरण्य देशे मतलब आप अरण्य में जाके आपको, या जंगल में जाके आपको एकांत, मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि एकांत में आपको योग करना है। तो योग करने के लिए एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको माइंड को क्या करना है कि बाहरी दुनिया से अंदर की ओर लेकर आना है। तो आप जितना बाहर का माइंड जितना बाहर की ओर जाता है, हमारे इंद्रिय को का काम ही है वो, तो हमारे माइंड को बाहर की ओर ले जाने में ही ज्यादा प्रवृत्त करते हैं।
हमें क्या करना है, प्रत्याहार करना है, मतलब बाहर के जो माइंड जो बाहर की ओर जा रहा है उसको अंदर की ओर लाना है। और ये जो अगर आपको ये करना है ना, तो इसके लिए आपको एकांत बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम देखते क्या है कि बहुत सारे लोग गार्डन की प्लेसेस में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग या कुछ चल रहा हास्य योग वहाँ चल रहा होता है। अब हास्य योग के मैं जाऊंगा उसके बाद भी, क्योंकि हास्य योग जो मिसकंसेप्ट हमारे समाज में है। क्योंकि देखिए आयुर्वेद एक कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है धारणीय व धारणीय वेगों की बात करता है। तो कुछ वेगों को धारण करना, कुछ वेगों का अधारण करना, इसके बारे में। जो वेग उत्पन्न नहीं होते हैं उनको हम उत्पन्न करते हैं। अब उसमें एक वेग हास्य का योग, एक वेग है जिसको हम आ, उदीरन करते हैं, जिसको उदीरन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो हास्य योग के नाम पे जो मिसकंसेप्ट उस हमारे समाज में है, वही होता है कि वो हंसते हैं, मतलब हंसाना और जोर जोर से हंस के वो योग करते हैं, वो गलत चीज है। साथ ही साथ में अभी जो जुम्बा की बात की, जुम्बा करते हैं लोग, मतलब एक सॉन्ग लगाते हैं बहुत मतलब तेज आवाज में, और उस पे डांस करते हुए वो जुम्बा योग करते हैं। मतलब ऐसा योग के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन लोग अपने अलग से एक प्रथा, और या क्या कह सकते हैं उसको, अलग से विचारों के साथ चलते हैं और ऐसे कुछ नए नए योग निकाल रहे हैं। कुछ लोग बहुत मतलब पूरा एनवायरनमेंट जो है पूरा हॉट कर देते हैं और उसमें वो योग करते हैं जिससे स्वेटिंग ज्यादा होता है। मतलब ऐसा किसी भी ग्रंथों में वर्णन नहीं है। और योग में सरलता है, योग में बहुत सीधापन है। लेकिन लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके चल रहे हैं, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों एकदम सरल से बताए गए, वो जीवन के मार्ग बताए गए, या जीवन का एक वो शास्त्र बताया गया है। उसको छोड़ के लोग उसके बारे में कुछ अलग मिसकंसेप्ट समाज में ला रहे हैं, और जिससे कि समाज रियल योग की तरफ न जाते हुए योगा की ओर जा रहा है। और हम योग चाहते हैं, लोग योगा चाहते हैं। और हमें समाज को बताना है कि भारतीय संस्कृति में योग का बहुत अलग सा महत्व है। और अलग योग हमें जीवात्मा और परमात्मा मिलन के लिए है, और हमारे जीवन को उन्नयन करने के लिए है। तो स्थान का क्लियर कट है, स्थान में आप एकांत हो तो ज्यादा बेटर है। और आसपास में बहुत, आप भी हम क्लासेस देखते हैं, जो क्लास चलाते हैं, क्लासेस लेते हैं योग के, तो वो बहुत भीड़ भाड़ एरिया में होते हैं, या फिर साउंड्स बहुत ज्यादा तेज होती है, या गार्डन प्लेस में होते हैं, या चौराहे के आसपास होते हैं। तो ऐसे प्लेस में योग करने से योग हमें नहीं मिलता है, हमें उससे योगा ही मिलता है। ऐसे ही सर आपने जो नाम बताए उसमें एक पावर योगा भी हम लोग कई बार देखते हैं, कई जगह पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा पावर योगा। तो ये नई नई चलन है, तो क्लासिकल के वही। साथ से कहीं ना कहीं अलग है, बिल्कुल सही चीजें हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में दी। योग सरल है, सहज है, वो सभी के लिए है। तो हम लोगों ने जो ये योग के विषय में एक सही प्रशिक्षक का चुनाव करना, सही जगह का चुनाव करना, किस तरह से योग को शुरुआत करें, किस समय पे योग करें, और अगर हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने जॉब के साथ किस तरह से उसका सामंजस्य बिठाएं। योगा करते समय जो कहा जा रहा है हम योग कर रहे हैं तो किस तरह से अपने ध्यान को मेंटेन रखें। इस तरह से एक सामान्य स्वास्थ्य वर्धन के हिसाब से हमने योग का एक पक्ष देखा। दूसरा पक्ष, अब इसमें मैं फिर डॉक्टर स्वप्निल से एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। अगर पर्सन डिसीज्ड है, उसको कुछ बीमारी है, और उसके लिए वो योग शुरू करता है, जैसे मैं एक कुछ सामान्य उदाहरण दूंगा कि बहुत से लोग, जैसे गले का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, कमर का पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सियाटिका की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस तरह की चीजें को लेके वो योग को करना चाहता है ताकि उसको कुछ स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। तो कई लोगों को मैंने देखा है 2 दिन 4 दिन किया, बड़े जोश में आके समय निकाला और सब पूरा प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहन के बैठे, 4 6 दिन बीते नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया, भाई मुझे तो कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो जैसे चूंकि एक मेडिकल साइंस है, एक चिकित्सा पद्धति है, तो जैसे दवाइयों का अपना कोर्स होता है, निश्चित रूप से इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, कोई ड्यूरेशन रहती होगी कि इतना करें तो इतना फायदा होगा। तो इस विषय में मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए एक ऑर्थोपेडिक वाली प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट पेन्स की हैं, चाहे बैक की हो, सर्वाइकल की हो, ऐसी जब प्रॉब्लम्स हैं तो लगभग कितने दिन हम योग प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ें, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको लाभ होना शुरू होगा। जी सर, थैंक यू सर। आपका सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उनको रिजल्ट नहीं मिला और उन्होंने योग करना छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। तो सर इसमें
काफी स्टडीज हैं, आप नेट पे भी देखोगे तो काफी जर्नल्स पब्लिश्ड हैं, वो भी बताते हैं कि 8 से 10 हफ्ते का समय आपको देना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम, देन यू कैन सी इफेक्ट्स। और उसमें भी दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। आप हर इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैं छोटा सा सर्वाइकल का एग्जांपल लूं, तो सबका पेन का थ्रेशोल्ड अलग है। यू कैन नॉट मूव योर नेक, और आप बेंड फॉरवर्ड बैक और जनरल स्ट्रेचिंग भी है, तो हर इंसान उस लेवल की नहीं कर पाएगा। तो उसका इफेक्ट भी हर इंसान को वैरी करेगा। तो अगर आप वीकली 3 से 4 दिन, 8 से 10 हफ्ते रेगुलरली, कामली और अपनी बॉडी को समझते हुए टाइम दे रहे हो, तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई इस पे परिणाम अच्छा देखने को मिल जाएगा। आप सोचें कि 1 या 2 हफ्ते में कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो उतना पॉसिबल सर नहीं है कि इतना जल्दी आपको इफेक्ट देखने को मिले। मेडिसिन प्लस आपका मॉडिफिकेशंस एंड योग आसनास, ये आप करेंगे तो आपको निश्चित ही 2 से 3 महीने, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो 8 से 10 हफ्ते में आपको फायदा देखने को जरूर मिलेगा। और होता है ऐसा, स्टडीज हैं और वो बताती भी हैं कि काफी फायदा लोगों को हुआ है। तो इसमें भी आपको अवॉइड करना है। अब आपकी, जैसे मैंने बोला, तो ये डॉक्टर ही आपको बेस्ट बता पाएगा कि आप किस डिजीज में है, तो आपको किस लेवल तक बेंड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ा तो सर, जो खुद इंसान है वही बता सकता है अपनी बॉडी के बारे में। आप अगर 2 दिन में फायदा लेना चाहोगे तो वो 2 साल पीछे चले जाओगे, फिर आप कुछ टाइम तक योग कर ही नहीं पाओगे। तो यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम। आप अपने बॉडी को समझिए और उसके बाद आप आसन करिए। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग ये कई बार देखते भी हैं कि योग वगैरह शुरू करने से पहले कई बार लोग 2-4 साल 5 साल से उस बीमारी से परेशान हैं और चाहते हैं कि बहुत ही सडन उसमें कुछ लाभ मिले। तो जाहिर सी बात है, जो क्रॉनिक डिसीज हैं, लंबे समय से आपको परेशान कर रही हैं, तो कुछ समय दीजिए। सही प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं एक सही ड्यूरेशन के लिए, तो वो निश्चित रूप से लाभ देगा। और खास चीज़ यहाँ पे यही है कि जैसे दवाइयों के अपने कोर्स हैं, कई बार आप, मैं एक बड़ा जनरल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का है, टीबी की दवाइयाँ लोग खाना शुरू करते हैं 1 महीना 1.5 महीने बाद, कई बार उनको लगता है मेरी बॉडी पे कोई सिम्टम नहीं है, लगभग मुझे सारा आराम मिल गया। लेकिन अब उसका अगर कोर्स है 6 महीने या 9 महीना, जो भी 12 महीने का, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, तो वो आपको पूरा करना होता है ताकि ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो ऐसे ही योग एक चिकित्सा पद्धति है। एक सही समय तक, जब तक ड्यूरेशन आप सही अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके सबसे अच्छे फायदे नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, क्या जो बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए अभी ऑर्थो के सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, कमर दर्द हो रहा है किसी को, तो क्या इंस्टेंट योगा शुरू कर सकते हैं? मतलब जैसे मैंने देखा कई बार इंस्ट्रक्टर्स हैं कि पेन हो रहा है तो कि अब दवाइयाँ वगैरह आप बंद करो, आप सीधे ये वाला आसन करो, वो वाला आसन करो। क्या इसके संदर्भ में योग के एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंस्ट्रक्शन है कि स्वेलिंग, पेन या इसके थ्रेशोल्ड या स्टिफनेस, किन्हीं ऐसी चीज़ों को देख के हमको कुछ इंतजार करना चाहिए या किसी लेवल पे आने के बाद ही शुरू करें? ऐसे कोई गाइडेंस? सर, एक्यूट फेस में तो नहीं करना चाहिए स्टार्ट, कि अगर यू आर फीलिंग बहुत सीवियर पेन या ऐसा कुछ है, तो आप उस स्टेज में अवॉइड ही करें। आप पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। जनरल स्ट्रेचेस, जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, अगर पेन या ऑर्थो का ये कंडीशन है, सर्वाइकल हो गया, लंबर हो गया, इसमें आप स्टार्टिंग करें स्ट्रेचिंग से। आप सीधे आसन पे जाने की कोशिश ना करें, पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा हैबिचुअल बनाएं, स्ट्रेचिंग करें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था सूक्ष्म व्यायाम, या जो हमने लूजनिंग एक्सरसाइज बोली थी, आप उसी को, कोर स्ट्रेंथन करना है, हिप स्ट्रेच करना है आपको, आपको बैक, लोअर बैक स्ट्रेच करना है, जैसे नेक बेंटिंग है, नेक स्ट्रेचिंग है, यहाँ से आप स्टार्ट करें, थोड़ा सा मोबिलाइजेशन लाएं, उसके बाद ही आप मेन आसनास की तरफ बढ़ें। तो वही मेरी सलाह रहेगी। उसके पहले अवॉइड करें टोटली। एक अच्छे प्रशिक्षक की जरूरत जरूर है इस केस में। इंस्ट्रक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, जो आपकी बॉडी को और आपको समझे। अपने इंस्ट्रक्टर से कोई बात छुपानी नहीं है, ऐसे डॉक्टर से नहीं छुपानी है। इंस्ट्रक्टर को भी पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूरी बतानी है, तभी आपको वो अच्छे से गाइड कर पाएगा। अगर आप उससे कुछ छुपाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हमारे लिए जानकारी के लिए हैं कि जो डिसीज हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको बीमारी है तो बीमारी की किसी भी स्टेज से आप योग शुरू कर सकते हैं। कई बार कुछ आपको वेट करने के बाद, कुछ समय देने के बाद शुरू करना चाहिए, और वो एक अपने पर्टिकुलर ड्यूरेशन को जरूर पूरा करना चाहिए। एक दूसरा पार्ट भी आता है थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे नींद नहीं आ रही है, तनाव बहुत ज़्यादा है, इसके लिए भी लोग योगा को बहुत प्रेफर करते हैं कि हम योग प्राणायाम वगैरह की तरफ जाएं।
इनमें भी कुछ एक समय विशेष रूप से क्या ऐसा है कि हाँ इतना समय जरूर करें, या इसके लिए कुछ एक विशेष गाइडलाइन? क्योंकि जैसा प्रदीप सर ने शुरू में बताया था, बिल्कुल एंजाइटी तो सबका लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है आज के टाइम पे, और इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं योगा करना कि अपने को थोड़ा सा काम रख सकें। तो इनके लिए भी क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगा या उसके संदर्भ में कुछ नए निर्देश हैं? सर जैसा सर ने बताया था, यम नियम आसन से ही पूरा स्टार्ट होता है। तो अगर हम उसी लेवल से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसा सर ने प्रत्याहार का भी एग्जांपल देके समझाया, प्रत्याहार से धारणा ध्यान समाधि की तरफ जो सर ने बताया, तो स्टार्टिंग हमें वैसे ही करनी है। स्टार्टिंग में आप कामिंग एक्सरसाइज या कामिंग पोज, निदान परिवर्जन, बेसिकली सबसे पहले तो वही है। आपको क्या फैक्टर है, क्या किस वजह से आपको इंसोम्निया हो रहा है, या किस वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसको दूर करने के लिए गलत रास्तों पे नहीं जाना है, आपको सही दिशा में। जैसे आहार की बात हुई, तो सर आहार और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ अगर हम योग की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें इफेक्ट जल्दी देखने को इसमें मिल जाएगा। राजसिक तामसिक आहार रहेगा तो आप चाहे जितना भी योग कर लें या जितना भी दवाइयां खा लें, वो उतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक सर इंसोम्निया या स्ट्रेस की बात रही, तो 20 से 30 मिनट 2 से 4 या 3 से 4 बार हफ्ते में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल योग निद्रा या आप शवासन इतना भी परफॉर्म कर रहे हैं, या सर ने जैसे बताया त्राटक का एग्जाम्पल दिया, ध्यान का एग्जाम्पल दिया, 10 मिनट खाली मेडिटेशन में आप ओम का ही जाप कर रहे हैं, तो दैट इज इनफ फॉर स्टार्टिंग। अब बस वही है कि आपको बॉडी के साथ लगे रहना है, आपको अपने साथ लगे रहना है। 4 दिन 5 दिन में इफेक्ट के चक्कर में छोड़ नहीं देना है। थोड़ा सा अपने आप को समय दें, थोड़ा सा विश्वास रखें इस पद्धति पे। सबसे पुरानी और प्राचीन पद्धति है, तो फायदा तो आपको होगा ही होगा। जी सर। अब मैं इसका एक बड़ा विशिष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसमें ज़्यादातर योग करने वाले जो हम सभी लोग हैं उनके माध्यम से, एक जन सामान्य के माध्यम से एक गलती होती है। जैसे कि कई बार मेडिकल साइंस में मेडिसिन के साथ में होता है कि बुखार है या कोई बीमारी है, जैसे दवा खाना शुरू किया तो उसको हम कभी भी बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि जैसे बुखार आना बंद हो गया तो हमने बंद कर दिया, 2 दिन 3 दिन खाई। किसी कोर्स को नहीं सोच के चलते कि नहीं इसको 7 डेज कम से कम पूरा ही करना है, ये इसका तो 15 डेज का कोर्स है, ऐसा सोच के नहीं चलते। तो क्या ऐसा योग में प्रदीप सर, मैं इस चीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमने कोई योग शुरू किया, बैकएक हो रही है या नेक में पेन हो रहा था या किसी बीमारी पर किया है, जो घुटने में दर्द हो रहा था, हमने योग शुरू किया, कुछ समय बाद मान लीजिए 2 महीना 3 महीने बाद हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अब आराम लग रहा है। तो क्या जैसे ही हमको आराम लगना शुरू होता है, क्या हम बंद कर सकते हैं, या कोई इसमें भी दवाओं की तरह कोई कोर्स है कि नहीं आराम लगना शुरू हो गया तो उसके बाद भी इतने दिन और करके बंद करना है? इस तरह का क्या कोई गाइडेंस मैं आपसे लेना चाहूंगा? हाँ, तो होता है ऐसे ही है, जैसे कि सर ने भी, स्वप्निल सर ने यही बोला कि होता वैसे ही। लोग क्या करते हैं, कुछ भी आसन या प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो उनको लगता है जैसे कि हम एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं 5 दिन का, और मान लीजिए उससे ठीक हो जाते हैं, तो वो, या लोग तो 5 दिन लेते नहीं, जैसे आप सबको पता है एलोपैथी में भी वैसे ही होता है। लोग 5 दिन का कोर्स लिखते, 2 दिन में उनको ठीक नहीं लगता है, वो तीसरे दिन की दवाई छोड़ देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हमें सबको देखने मिलता है। वो सेम हमारे इसमें भी होता है, जैसे आयुर्वेद में हो या योग में हो, वो सेम होता है। जैसे उनको थोड़ा बहुत आराम मिलने लगता है, वो छोड़ देते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक हो गया मैं, और दवाई जैसे खत्म होती है, तो वैसे हमारा अब रोग भी खत्म हो गया तो दवाई भी खत्म, मतलब उसका योग करना ही खत्म। और होता क्या है इस चक्कर में कि अब बॉडी को थोड़ा बहुत ठीक लगने लगता ही है। और निदान परिवर्तन, जैसे सर ने भी कहा कि निदान परिवर्तन तो मेन है। अब निदान परिवर्तन किया ही नहीं उन्होंने, और थोड़ा बहुत आराम मिल गया है तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं, वही कारणों को फिर से वो अपने लाइफ में चलते ही है, तो फिर से वो कुछ दिनों के बाद उनको पेन या दर्द जो भी होता है वो शुरू हो जाता है। और वो सोचते कि अरे मुझे तो थोड़े दिन आराम मिला, योग से ज्यादा आराम मिला नहीं, फिर वो दूसरी दवाई पद्धति या दूसरी चिकित्सा पद्धति की ओर चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, योग कोई दवाई मान के योग को नहीं चलना है। योग एक हमारी जीवन पद्धति ही है, वो एक तरह से। और हमारी जीवन पद्धति में जो हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताया था कि सुबह उठ के आपको क्या क्या करना है, दिनचर्या जो बताई थी उसमें व्यायाम वो नित्य में करने वाली क्रिया है। तो व्यायाम जैसे नित्य में करने वाली क्रिया है, वैसे योग भी तो व्यायाम का ही भाग होता है। तो
हमें वो नित्य में करने चाहिए। उसके लिए हमें कोई व्याधियों की चिकित्सा के रूप में या किसी अब स्ट्रेनिंग के लिए या कोई मसल्स इंक्रीज करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा उसका है ही नहीं। वो तो हमारे जीवन में नित्य में होने वाली क्रिया है। जब तक आप ठीक हो, स्वस्थ हो, तो करना ही है। और व्याधियों के समय में जैसे सर ने भी कहा कि एक्यूट फेज में जब होता है कोई भी बीमारी, एक्यूट फेज में हो, तो योग भी कहता है वहाँ लिमिटेशन होते हैं। एक्यूट फेज में आपको बंद करना है। फिर जैसे सर ने कहा सूक्ष्म चाल जो क्रिया होती है, लूजनिंग जो हमारी एक्सरसाइज होती है, वैसे ही वो कंटिन्यू करें। फिर बाद में जो आसन, हम भी आसन बताते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो एक दिन में हम सारे आसन नहीं बताते। हम उनको क्या करते हैं कि पहले कुछ आसन बताते हैं, फिर 10-15 दिन के बाद और बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि उनका क्या स्थिति कैसी है, फिर उसके बाद वो एडवांस वाले आसन हम उनको और देते हैं। तो 2 दिन 4 दिन में ठीक होने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको बंद करना चाहिए, तो ऐसा जरूर, मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और वो हमारे जीवन का एक भाग है। और वो उसको वो हमें रोज करना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि व्याधि पुनः शुरू हो जाती है और आप एक तरह से उस चिकित्सा पद्धति को दोष देते हो कि उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाया। तो उसको कंटिन्यू रखना है आपको। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर जिस डिसीज पर्टिकुलर के लिए अगर हम कोई योग कर रहे हैं, तो अगर उससे हमें कुछ समय में अगर आराम जैसा मिलता भी है, तो अगर बंद करना हो तो एक बार जिनके अंडर गाइडेंस में हम लोग योग परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे उसमें प्रशिक्षक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लें कि हाँ सिम्टम्स में हमें आराम हो गया, तो हो सकता है वो आपको उस आसन के साथ कंटिन्यू करने को कहें, या यह हो सकता है कोई बदल के आसन बता दें कि अच्छा इस आसन का रोल प्ले हो चुका है, अब इसके बाद आप इस पे शिफ्ट होकर धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो ये चीज निर्णय लेने के लिए आप अपने चिकित्सक से ही सलाह लें। तो मैं समझता हूँ सर, आप लोगों ने अपना बड़ा बेशकीमती समय दिया और योग से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स जो चल रहे थे कि किन से करना है, जगह कैसी हो, समय कैसा हो, बीमारियों के संदर्भ में, सामान्य स्वास्थ्य के संदर्भ में, और रनिंग ड्यूटीज में हम लोग इसको कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं, इसके विषय में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं आप लोगों से बस एक एक क्वेश्चन के लिए और आऊँगा। क्या आप हम लोगों की तरफ से, जो भारत आरोग्य संगठन की तरफ से, ये एक प्रश्नों के कलेक्शन हम लोगों ने किया अपने जन समुदाय के द्वारा, जिनको जो प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, कोई आपकी तरफ से कोई सलाह जो कुछ ऐसी और आप बताना चाहें एक्स्ट्रा कुछ योग के विषय में? तो डॉक्टर प्रदीप सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कोई और विशेष चीज़ जो योग के विषय में आप अपने संदेश के रूप में लोगों को देना चाहते हैं? मेरा योग के बारे में सभी लोग को यही कहना है कि जैसे हम आयुर्वेद और योग, ये जो हमारे बहुत पुरातन हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां है, उनका जीवन में नित्य में हमें प्रयोग करना चाहिए। योग से हमारे शरीर और मन दोनों की चिकित्सा हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत पेशेंट भी आते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल ओपीडी होती है, जैसे मानस विकार के पेशेंट आते हैं, हम उनको वही कहते हैं कि योग और आयुर्वेद दोनों उसका समूल नाश करने में समर्थ है। आप योग की तरफ और आयुर्वेद की तरफ आइए और जीवन में नित्य में योग करिए। योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। करो योग, रहो निरोग, यही मेरा संदेश रहेगा। और जीवन में सबको योग अपनाना चाहिए। धन्यवाद सर। हाँ स्वप्निल सर, आपकी तरफ से कोई संदेश हमारे सभी ऑडियंस व्यूवर्स के लिए योग से संबंधित? तो सर ने एक ही लाइन में उसको समाप्ति समा पूरा बता ही दिया, करो रहो निरोग। बस मैं यही कहना चाहूंगा, 24 घंटे में से अपने लिए 10 मिनट अगर आप निकाल पाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। 10 मिनट बस अपने शरीर को दें और लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहें। एक तरीके से बस इतना ही बोलना चाहूंगा। केवल 10 मिनट की डिमांड करता है योग। 10 मिनट से स्टार्ट करिए और फिर चेंजेस आपको अपने आप देखने को मिल जाएंगे आपकी लाइफ में। तो सर, आपने जो ये संदेश दिया, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, आखिर में सभी चीज़ों की प्राप्ति का जो हमारा साधन है वो आरोग्य ही है। इसलिए आरोग्य के लिए कुछ समय तो और जरूर ही निकालना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों एक्सपर्ट को, प्रदीप सर को जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और भारत आरोग्य संगठन के छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष भी हैं, और स्वप्निल सर को जो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं योगा के, और हमारे यहाँ नेशनल हेड हैं टेक्निकल सेल के। मैं दोनों विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जल्दी ही हम अगले अपने किसी कार्यक्रम में जो प्रश्न हम भारत आरोग्य संगठन के पास पहुंच रहे हैं सामान्य जनता के माध्यम से या चिकित्सकों के माध्यम से, उनके समाधान के लिए फिर इसी श्रृंखला में कोई नए कार्यक्रम के साथ, नए प्रश्न उत्तर के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ हम लोग पुनः इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।